देश की राजधानी दिल्ली में आजकल संसद में विशेष सत्र चल रहा है। जैसे ही विशेष सत्र शुरू होने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार विशेष संसद सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है, वैसे ही हुआ। संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन यह निश्चित नहीं हो पाया कि ये बिल कब तक धरातल पर आएगा, कब लागू होगा और कब महिलाओं को इसके आरक्षण का फायदा मिल पाएगा। क्योंकि बिल पास होने के बाद भी बहुत सारे नियम है जिनका पूरा करना जरूरी है, जिनको पूरा करना अनिवार्य है, जैसा कि जाति जनगणना परिसीमा, लोकसभा विधानसभा सीटों का निश्चित करना इत्यादि। इन सब क्रियाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 5 साल लगेंगे कि 10 साल लगेंगे, इस विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। आरक्षण बिल को लेकर आज हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल की कमर आलम राष्ट्रीय महासचिव जनता दल से चर्चा हुई। आइए आपको दिखाते हैं। हरेंद्र कौशल, आप देख रहे हैं मर्दरन 24 न्यूज़। जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के बीच में मोदी सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र चलाया जा रहा है, जिसके बीच में कि महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया गया। महिला आरक्षण बिल की क्या क्या वैधता है, अगर बात करें हम, तो पहली बार जब ये महिला आरक्षण बिल आया था तो ये 1996 के बीच में इसको देवगौड़ा साहब लेकर आए थे और ये कांग्रेस के कार्यकाल के बीच में राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन अब ये लोकसभा से पास हुआ है। ये बिल कब तक धरातल पर आएगा, कब तक इसका लोगों जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिलेगा, इसके विषय में आज हमारे साथ उपस्थित हैं कमर आलम साहब, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब हम इनसे बात करते हैं कि ये जो बिल लाया गया है कि वाकई में ये सरकार की नीयत साफ है, सरकार सीरियस है, इस बिल को कब तक जो है धरातल पर लाएगी, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो भी महिला आरक्षण बिल आया है, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले इसको पास कर दिया गया। पहले राज्यसभा से तो पहले पास हो गया था, लोकसभा से पास कर दिया गया। ये बिल कब तक धरातल पर आएगा, कब तक ये लागू होगा? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी है कि जिस तरह से बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में बिहार की सरकार के मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था और वो समय तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि आधी आबादी जो है इस देश की, उसको वंचित नहीं रहने दिया जाए और उन्होंने बिहार की सरकार के तमाम जो निकाय चुनाव है उसके लिए 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और आपको बताते हुए मुझे इस बात के लिए खुशी होती है कि नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसे इतने बड़े बड़े काम किए हैं इस 17 साला मुख्यमंत्रित्व काल में, जो भारत की सरकार ने उसको एडॉप्ट किया है। इसलिए मैं सबसे पहले नीतीश कुमार जी को और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो प्रयास किया था उसका पूरा होने के शक्ल में तो आया है, लेकिन इनके इस पर मुझे विश्वास नहीं है। ये बगैर मन के लाए हैं, इनकी भावना नहीं है कि वो उसको आने वाले 2024 के चुनाव में इसको लागू कर सकें। आप जानते हैं कि कोई सेंसस नहीं हुआ है, कुछ बात नहीं हुई है, इसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। आपके पास चाइना में हो सकता है सेंसस, तो आपने इन 3 सालों में सेंसस क्यों नहीं कराया? सर, वो तो आप देख ही रहे हैं कि जाति जनगणना को पिछली 5 बार से टाल रहे हैं। पिछली बार इन्होंने प्ली ले लिया था कि भाई कोविड है, कोविड के बीच में इलेक्शन हुए, रैली हुई, लेकिन जो है जाति जनगणना नहीं हुई। तो जाति जनगणना तो ये जैसे जो इनका जो उद्देश्य ही नहीं है कि जाति जनगणना कराएं, जैसे अगर ये बिल लेके आए हैं तो बिल को अगर ये धरातल पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जाति जनगणना होगी, उसके बाद जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद जो लोकसभा की सीटें हैं उनको चिन्हित किया जाएगा कि और जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की आबादी होगी वहाँ पे सीट बढ़नी है, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ से सीटें घटनी है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये कैसे 2024 के बीच में या 2029 तक कर पाएंगे? यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी सोच इस पर महिलाओं के लिए प्रति अच्छा नहीं है। इसलिए मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके दिल में खोट है। इन्होंने ईमानदारी के साथ ये काम नहीं किया है, ये अपना क्रेडिट लेने के लिए इन्होंने किया है कि 2024 में इसका फायदा हो, लेकिन इन्होंने गलत सोच रखा है। ये 2024 के लिए इस देश की जनता जो बहुत
अक्लमंद है, जो झेल रही है बेरोजगारी, जो झेल रही है भूखमरी, उन लोगों के दिमाग में ये फैसला हो चुका है कि आने वाला 2024 में इस वर्तमान सरकार को हटाने का काम करेंगे, और ये जो शगुफा जो भी लेके आ रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इनका शगुफा है और शगुफा है बस। जैसे सर अभी ये महिला सम्मान की बात करते हैं, अगर हम बात करें तो जो हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, ठीक है, वो एक दलित समाज से भी आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। उनको ना तो लोकसभा ये जो बनी है हमारी, जो सांसद बनाई है, इसके बीच में ना तो उद्घाटन में बुलाया गया, ना तो भूमि पूजन में बुलाया गया। यहाँ तक कि जब पहला सत्र था तो पहला हक उनका बनता था। उनकी जगह पर अगर हम बात करें तो कंगना रनौत को बुलाया गया, जो कि एक हीरोइन है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सपना चौधरी को बुलाया गया। और जो हमारी राष्ट्रपति है, जिनका कि दायित्व बनता है, जिसके अधीन आती है सांसद और जो राज्यसभा है, उनको वहाँ पर नहीं बुलाया गया। इस विषय में आप क्या कहेंगे, क्या है उनका अपमान नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वो किसी को भी अपने सामने में ऊंचा देखना नहीं पसंद करते हैं। उनकी ये कमजोरी है या उनकी जो भी है आदत है, लेकिन मेरा मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही सोच है, और इसी सोच के तहत उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया इन सब मौक़ों पे। जो सबसे बड़ा मौका था जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को उपस्थित रहती तो बहुत बेहतर होता। सर जैसे कि कहा जाता है कि जो क्या हमारे को सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं कि जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनका कहना है कि महोदय कहना है कि भाई मेरे को अगर किसी से मिलना था तो पीएमओ से ही परमिशन लेनी पड़ती है, तभी मिलते हैं, और पीएमओ ही डिसाइड करता है किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। तो इस तरीके से तो ये पूरी तरह से एक रबर स्टैम्प नहीं हो गया। अभी तो मुझे भी आप लोगों के ही माध्यम से और मीडिया के जरिए पता चलता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को जब कभी किसी से मिलना होता है तो इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन मैं चूँकि ये मेरी तस्दीक नहीं है, हमने अभी इसको पूरी जानकारी नहीं ली है, इसलिए मैं इस पर पूरी तरह से नहीं कह सकता। लेकिन ये कह सकता हूँ ज़रूर कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ये खुद को दिखाना चाहते हैं, न कि महामहिम राष्ट्रपति जी को या और लोगों को। सर देखिए, जैसे कि ये तो चलो हमने मान लिया कि एक लंबा प्रोसेस है कि सारा कुछ होगा, जाति जनगणना होगी, जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद सब कुछ है, चलो ये मान लिया लंबा प्रोसेस है। लेकिन क्या जहाँ से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जैसे कि हम बात करें तो मोदी जी की सरकार के बीच में जो है 70 कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसके बीच में सिर्फ 11% महिला है। तो क्या अभी जैसे इन्होंने बिल पास किया है, क्या ये इस सब अभी लागू नहीं कर सकते? कि अभी 33% से रिजर्वेशन नहीं दे सकते जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, या अभी मोदी जी अपने कैबिनेट का विस्तार करें और इसके बीच में महिलाओं को 33% आरक्षण दें? मैंने कल लोकसभा की कार्रवाई में देख रहा था तो मैंने देखा कि श्री राहुल गांधी जी ने एक पेपर पर देखकर बोल रहे थे कि इस देश में 90 सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। क्या यही हक बनता है ओबीसी का? इसलिए हमारी ये जो सोच है कि ओबीसी को रिजर्वेशन इसमें मिलना चाहिए, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तब 33% का लाभ सभी महिलाओं को मिल सकता है। लेकिन इन्होंने तो SC ST को रखा, ओबीसी को तो बाहर कर दिया ना इस बिल से। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब जाति गणना, इनको अगर ओबीसी से तकलीफ नहीं है तो ये जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? बिहार सरकार करा रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच थी कि जातीय जनगणना हो और ये साबित हो कि कौन से कास्ट को कितनी आबादी है और उसको क्या मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी पहल है जो हिंदुस्तान के लिए एक नज़ीर है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। सर ये जो बिल लेके आया इसके बारे में क्या कहेंगे? इनकी नीयत साफ है, ये बिल लागू होगा कि नहीं होगा? लेके जैसे कि पहले ये बिल राज्यसभा में पास होने के बाद पढ़ा रहा था, कब ऐसा तो नहीं है कि ये भी 2024, 2029 और 2039 और 2044 तक भी पास नहीं होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनकी नीयत एकदम साफ नहीं है। ये आपने कई शगुफे देखे होंगे इनके, जो आया और वो
सिर्फ धरातल पर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह का एक ये शगुफा है। अगर इनको करने का पूरा इरादा था तो 9.5 साल से ये क्या कर रहे थे? 9.5 साल में इन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया इस फैसले को, जिसको राजीव जी ने शुरू किया था, फिर श्रीमती सोनिया जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो इन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया? और आपको तो मैं बताता चलूं कि इनके साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में सरकार चला रहे थे, उन्होंने 50% रिजर्वेशन दे दिया महिलाओं को। तो महिलाओं के बारे में अच्छी सोच रखने वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड है और उसके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। सर वो तो इनकी सोच से पता ही लग जाता है ना। मणिपुर के जो इतनी बड़ी घटना हुई, लड़कियों को निवस्त्र करके घुमाया गया, एक पहलवानों के साथ जिन्होंने कि हमारे देश का नाम रोशन किया था, उनको घसीट कर गाड़ियों में डाला गया। जो उसके ऊपर जो मतलब कि जो आरोपी था, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो मानसिकता तो दिखती है कि मानसिकता में कितना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं और कितना आगे करेंगे। अभी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में एक मंत्री पर रेप का केस लगा है और ऐसा मंत्री अभी तक मंत्री है। इस देश के इतिहास में पहली कोई पार्टी होगी जो अपने मंत्री पर लगे हुए केस के बावजूद वो मंत्री है जो सबसे बुरा केस माना जाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी सोच महिलाओं के प्रति क्या है और बेटियों के प्रति क्या है। ये पार्टी सिर्फ दिखावा करती है और इनकी सोच कभी साफ नहीं है। सिर्फ ये नफरत की दुकान चलाते हैं और इस नफरत की दुकान से 2 बार इन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन अब ये इस देश में चलने वाला नहीं है। नफरत की दुकान बंद होने वाली है, अब मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुलने वाली है। सर जैसे जो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने देखा, एक प्रश्न ले रहा हूँ कि G20 के बीच में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, इन्होंने क्या किया कि मीडिया को बाहर निकाल दिया। मीडिया को कहा कि आप यहाँ से जाइए। जो विदेशी मीडिया था, जो प्रोटोकॉल है कि जो बाइडेन साहब के साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनके साथ जो मीडिया आता है वो वहाँ पे PC करता है और ये एक रहता भी है कि जब जिस भी देश के साथ जो भी बात होती है उसको किया जाता है, लेकिन इन्होंने PC नहीं की और उनको जाके वियतनाम में करना पड़ी। क्या कारण है कि इन्होंने PC नहीं की? क्या इनको डर था कि जितने भी मुद्दे चल रहे हैं ये सारे उठेंगे? आपको तो मालूम है कि 9.5 साल में इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और जब इनको अमेरिका में शायद अभी या कहीं अभी गए हुए थे जहां इनको मीटिंग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा, वहां पे एक सवाल के जवाब में इन्होंने पानी पीने की इनको ज़रूरत पड़ गई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सही से जवाब तक नहीं दे पाए। और आप पीछे के ज़माने में जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी से जब वो गए थे पहली बार एक सम्मेलन में, तो अमेरिका में उनसे 45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात हुए। 70 से अधिक सवाल किए गए और उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। तो मेरा देश इतना महान देश है और इसके महान देश के इतने विश्वगुरु प्रधानमंत्री और एक सवाल के जवाब में इनको पानी पीने की जरूरत पड़ती है। बड़ा अफसोस है, ये तो बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, इनको तो पानी पीने की जरूरत नहीं थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री से को मेरी एक छोटी सी सलाह है कि अगर वो चाहें तो मोहब्बत की दुकान वो भी खोल सकते हैं, लेकिन उनको यकीन है कि मोहब्बत की दुकान से उनकी पार्टी की दुकान नहीं चलेगी। इसलिए वो नफ़रत की दुकान पे ही अपनी पार्टी को बढ़ोतरी देकर यहाँ 2 साल हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने सरकार बनाई और पूरे देश में नफ़रत का बाज़ार गर्म कर दिया। लेकिन मैं हिंदुस्तान के अपने हिंदू भाइयों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि जिस तरह से वो सेकुलरिज्म की ये ढांचे को मजबूत बनाए हुए हैं, वो अपने तमाम भाइयों को इस देश के जो हिंदू हैं और अपने देश के सेकुलरिज्म को कायम रखते हुए मोहब्बत और एकता का विचार रखते हैं, इसके लिए उनको सलाम है। उनके लिए हमारे दिल में नेक ख्वाहिशात है। उनका जो संकल्प है इस देश के हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों का, सिख और ईसाई भाइयों का, तमाम लोग अपनी मोहब्बत के साथ और एकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे आने वाले दिनों में। और निश्चित रूप से जो नया गठबंधन बना है इंडिया का, उसकी सरकार बनेगी। सर ये जो अब अगला चुनाव होगा लोकसभा का या जो भी विधानसभा का चुनाव होगा, आपने देखा कि ये जो हिंदू का ट्रम्प कार्ड था तो उनका फेल हो गया। अब क्या जो मुद्दे क्या रहेंगे? बेरोजगारी, घटती आय या अपना जो महंगाई
या फिर ये विकास का मुद्दा है? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ जाएंगे? आपको इसीलिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसी मुद्दे को भटकाने के लिए ये तरह तरह का शगुफा लाते हैं ताकि लोग बेरोजगारी की बात नहीं करें, लोग महंगाई की बात नहीं करें और इन शगुफे पे उलझ के रह जाए कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे उलझ के रह जाए। इसलिए मेरी एक छोटी सी सलाह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बड़ा दिल करें और इन शगुफों को छोड़ें और महंगाई और बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करें और करें जो उनके हाथ में है। आप सोच सकते हैं पेट्रोल पे जो पहले ड्यूटी लगती थी वो लगभग 9 रुपये लगता था, आज 32 रुपये ये ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क पे पेट्रोल और डीजल को बढ़ाने का काम किया इन्होंने। अभी सुनने में आया और देखा भी मैंने कि 200 रुपये इन्होंने उस पर घटा दिया गैस पे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 1150 करने के बाद 200 रुपये घटा दिया तो अब 950 हो गया, 1000 या 1000 रुपये में मिलता है। तो 400 रुपये की चीज़ को आपने 1000 रुपये में बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि 200 रुपये मैंने घटा दिया। बहुत अफसोसनाक बात है। जो गैस और डीजल और पेट्रोल हर इंसान के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये इस देश में, हमारे देश में आज भी 40 करोड़ से ऊपर लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस देश में 200 रुपये की आमदनी एक आदमी को होता है और 5 लोगों के साथ वो खाना खाता है, कैसे खाते होंगे। इसलिए ये सब सोचने की ज़रूरत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन शायद उनके पास ये टाइम नहीं है, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं। अफसोस होता है। सर मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न लूँगा। जैसे राहुल गांधी जी आज के लिए जो इनके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनी है, कभी वो किसानों के पास पहुंच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, कभी उन्हें देखा जाता है कि वो बाइक चला रहे हैं, बाइक पर लद्दाख जा रहे हैं, कभी देखा जाता है कि किसी ट्रक वाले के साथ बैठ के जा रहे हैं, कभी किसी डिलीवरी बॉय के साथ बैठ के जाते हैं। आज राहुल गांधी जी को देखा गया कि उन्होंने कुली की ड्रेस डालकर और वहाँ पर जाकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके सामान ढोया लोगों का। तो जैसे वो धरातल से लोगों से जुड़ रहे हैं, जो उनकी सोच है कि एक आप देखिए कि अगर एक हम बात करें तो अगर किसी ने स्ट्रगल किया नेहरू जी के बाद तो वो राहुल गांधी जी हैं, जो वाकई में नीचे से ऊपर उठ के आ रहे हैं। बाकी अगर हम किसी की बात करें या हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय वाला था, मैं गरीब था, लेकिन ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो बेचारे नदी पार कर पैदल जाते थे, गरीब थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी गरीबी का गुणगान नहीं किया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आपको श्री राहुल गांधी जी की इस मोहब्बत की दुकान को और जो वो कर रहे हैं लगातार पिछले 1.5-2 सालों से, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में न केवल बिहार, पूरे देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी के से ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मेहनती बहुत कम लोग दिखते हैं, तो उसी तरह मुझे इस देश की राजनीति में राहुल गांधी मुझे बहुत ही ईमानदार शख्सियत नज़र आते हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि राहुल गांधी के दिल में बहुत लोगों के लिए दर्द है। वो गरीबों की बात सुनना और करना जानते हैं और उन्होंने साबित किया है पिछले 15 सालों में हिंदुस्तान में की राजनीति करके किस तरह से जब उन्होंने शुरू किया था, मुझे याद है 6-7 का वक्त था और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, पहली हुकूमत थी यूपीए की। उस वक्त भी मैंने देखा था कई बार उन्होंने मिट्टी ढोने का काम किया, कहीं पर मजदूरों के साथ लग के कुछ काम करने का काम किया। इस तरह का जज्बा है उनके दिल में। और मैं ये आपको बताता हूँ कि जिस प्रोफाइल से उनकी परवरिश हुई, जिस प्रोफाइल से वो परवरिश करके पाए आके और 4000 किलोमीटर चलने का काम किया, मैं नहीं समझता इस देश में, हिंदुस्तान में कोई दूसरा उनके मुकाबिल है जो 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है। इस प्रोफाइल का नेता क्या हम जैसे लोग भी नहीं चल पाएंगे। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको भी बधाई देता हूं और उनके इस जज्बे को भी सलाम करता हूं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, हमें महिला आरक्षण बिल के ऊपर बताया, आपने हमें पत्रकारों की आज़ादी के ऊपर बताया, आगे क्या कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, किस मुद्दों के ऊपर जो अगले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया। और ये बताया कि राहुल गांधी किस प्रकार एक धरातल से उठकर इतने बड़े नेता बने हैं।
अपने सहयोगी कैमरामैन विमल के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।